नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग। पिछले एक हफ्ते जो दिल्ली के लिए गुजरे हैं वो बेहद तकलीफ दे रहे हैं और दिल्ली की इस हिंसा में 42 लोगों ने अब तक अपनी जान खोई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली ने जो दंगे देखे हैं उसमें अब तक 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिस बता रही है कि 123 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और 630 लोगों को हिरासत में भेजा गया है। गोकुलपुरी, खजूरी खास, चांदबाग, जाफराबाद, पिछले 4-5 दिनों में पूरे हिंदुस्तान ने इन नामों को जाना। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके हैं और इसलिए जाना कि यहाँ दंगे हुए। यहीं हिंदू मुसलमान एक दूसरे की जान के लिए खून के प्यासे हो रहे थे। पुलिस अभी भी लाशें तलाश रही है, नालों तक में लाशें तलाशी जा रही हैं। आईबी ऑफिसर अंकित जो मारे गए, उनकी लाश पे 400 दफा चाकू से मारे जाने का निशान था और उनकी लाश भी एक नाले से मिली। और रतनलाल हेड कांस्टेबल ये मारे गए। इसके अलावा तमाम वो लोग जो मारे गए हैं, जिनके नाम हर रोज सामने आ रहे हैं, उनके दुख यहाँ बयान करना मुमकिन नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े सवाल बने हुए हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि इस दौरान या इसके पहले जब दंगे जैसे हालात बन रहे थे, तब मीडिया में भी वारिस पठान बनाम कपिल मिश्रा या अब कपिल मिश्रा बनाम ताहिर हुसैन, ये बातें हो रही थी और जहर फैलता रहा, इतना फैला और इतने भड़काऊ भाषण दिए गए कि अब यहाँ ये दंगे हुए। और अब जाकर दंगों के इतने दिनों के बाद 4-5 दिन गुजर गए, उसके बाद अब बड़े नेताओं के बयान आने लगे हैं, ट्वीट्स आने लगे हैं। और जब ये बयान और ट्वीट्स आने लगते हैं, जब आम लोगों की जो कहानियां होती हैं, जो जख्म हैं, जो उनके दुख हैं, जो उनकी दुकानें जली हैं, जिनको रोजी रोटी छिनी है, जहां जाने गई हैं, वो कहानियां धीरे धीरे, मैं आपको बता रही हूं कि धीरे धीरे ये कहानियां छोटी पड़ती जाएंगी और हम इसमें उलझ जाएंगे फिर कि क्या नेता क्या सफाई दे रहे हैं, वो सही है या नहीं सही है। तो ये अब होने वाला है। इस दौरान इस हिंसा के पहले जितने भड़काऊ भाषण दिए गए, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है अब तक या नहीं हुई है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इस तरह के भाषण इस माहौल के लिए जिम्मेदार थे या नहीं। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ हमारे यहाँ साथ में मौजूद कुछ वो लोग भी हैं जिनका असर सीधे तौर पर, इन दंगों का असर जिनकी जिंदगियों पर पड़ा है। और जो बड़े सवाल यहाँ पर बने हुए हैं वो ये कि जब पत्थर और ईंट इन इलाकों में जुटाए जा रहे थे, तब हमारा खुफिया विभाग या इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी? क्या वो सोई हुई थी? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि इन इलाकों में ये हालात बन रहे थे पर ये भनक नहीं थी? क्या दंगे अचानक भड़क गए? खतरे की घंटी क्यों नहीं बजी और एडिशनल फोर्सेस क्यों नहीं बुलाई गई? हम सब जानते हैं कि उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यहां थे और पुलिस फोर्स उनकी सुरक्षा में जुटी थी। लेकिन जब पुलिस फोर्स उनकी सुरक्षा में जुटी थी तो मदद क्यों नहीं मांगी गई कि एडिशनल फोर्सेस चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए? दंगे जब हो रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने, और वो तमाम रिपोर्टर्स जो जमीन पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने बताया कि कई जगहों पर यह देखा गया कि पुलिस 3 दिन तक कुछ कर नहीं रही थी, लाठियां लेके खड़ी थी, जबकि गोलियां चल रही थी, ईंट पत्थर चल रहे थे। पुलिस वालों की जानें भी गई हैं, लेकिन क्या पुलिस ने सख्ती से इसको रोकने की कार्रवाई की? तो ये तमाम चीजें जो हैं हुई हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर, जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी, पूर्व चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट, केटीएस तुलसी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक, और विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। बार बार जुडिशरी पर और बार बार यहां पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। इसके पहले कि मैं इन लोगों के पास जाऊं, मैं आप कुछ लोगों से, जो आप तमाम लोग इसमें इस दंगे में उलझे हुए हैं और आपकी जिंदगियों पर सीधा इसका असर पड़ा है, मैं आपसे जानना चाहती हूं। आपके तो शायद आद्या नाम है आपका, और आपके आबिया, और आपकी भतीजे की जान गई है इसमें? जी, मोनिस की। तो उसमें हमारा मोनिस आ रहा था बादली से काम करके और बिजरोज पुली की पुलिया पे फंस गया। कहने लगा हम आपा आ रहे हैं यहाँ, हमारे ऊपर पथराव होने लगा। तो कहने लगा भैया पीछे भाग जाओ। जब पीछे भागते ही कहा वैसे फ़ोन कट गया। जब से फ़ोन ही नहीं लगा, अब 4-5 दिन के बाद मिट्टी में जब गए वहाँ मिले ही नहीं मिट्टी। जब सलमान भाई ने अपना कार्ड दिया, जब पुलिस वालों ने अंदर जाने दिया, देखा, जब जाके अब मिट्टी मिली है। अभी हमारे सबके पास में मिट्टी नहीं। हमारे भैया बहुत बूढ़े हैं, भाभी बिल्कुल बेकार, उनके एक लड़का है, उसकी 5 लड़की, वो भी उनके साथ कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों को इस इलाके में कोई भनक थी? क्योंकि कहा जा रहा है कि लगातार ऐसा माहौल बना था कि दंगे हो सकते हैं। नहीं, हम लोग जो है दुआ से फारिग होने के बाद में अपनी दुकानों पर पहुंच गए चांदनी चौक में।
वहाँ जब हम पहुँच गए तो हमें 2:30 बजे 3 बजे पता चला कि भजनपुरा आग की लपेट में आ गया है। दंगाइयों ने दंगे करके पहले 3-4 दिन पहले, हफ्ते भर पहले कोई ऐसा माहौल नहीं था। सिर्फ जो है कुछ नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे, तो उससे भी ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ कि दंगा इस तरह से बढ़ जाएगा। आपको ये अंदाजा नहीं था? आप तो वहां पे मदद कर रहे हैं लोगों की, और काफी बहुत सारी ऐसी कहानियां सामने आई हैं। आपने वहां क्या माहौल देखा था दंगे के पहले? इस तरह की हालत लग रही थी कि यहाँ पे पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए, एक माहौल बन रहा है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है? मैम, असल में क्या है कि हम थोड़े टाइम पहले 32 लड़कियों को कश्मीर उनके घर छोड़ के आए जी। उसके बाद 14 लड़कियों को 15 दिसंबर जब जामिया मिलिया में हुआ, तब वहाँ से उन लड़कियों को रेस्क्यू करा के हमने उनके घर तक पहुँचाया। तो आप लगातार मदद कर रहे हैं लोगों की हर हालत में। उसके बाद शाहीन बाग में जब लंगर लगा था, तब इन्होंने गुरु नानक देव जी की फोटो जब फेंकी तो उसके प्रोटेस्ट के लिए भी गए। अभी भी मुस्तफ़ाबाद सलमान भाई यहाँ पे हैं, उधर हमारा रिलीफ कैंप भी चल रहा है, मेडिकल कैंप भी चल रहा है, सब कुछ है जी। मगर प्रॉब्लम ये है, ये सब कुछ करने के बाद हमारे को फ़ोन आते हैं कि जी जो आदमी इनकी मदद कर रहा है उनके गुरुद्वारे जला दो। हमारे को पर्सनली ये बात से फोन आते हैं? कौन ये फोन है? लोग आइडेंटिफाई नहीं होते हैं? ये नहीं, ये वाले तो अभी आपके पोस्ट में है, आप नेट खोल के देखिए, कोई राघव है, वो कहते हैं कि जहां मुल्ले गुरुद्वारों में शरण ले रहे हैं उनके गुरुद्वारे जला दो। राम मनोहर लोहिया के हॉस्पिटल के अंदर हम रात को कम से कम नहीं तो रोज के 20-30 बॉडीज जी, कभी इधर कभी उधर, हमारी अपनी एम्बुलेंसेज वगैरह लगी हैं जी। मेरे साथ सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भाई साहब भी बैठे हैं, हरप्रीत सिंह भी बैठे हैं। मगर सबसे प्रॉब्लम बड़ी बात यह है कि आपको धमकियां मिल रही हैं प्रशासन से। बस ये है कि जब जो काम उनको करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, तो हमारे को धमकियां देने का कोई मतलब है नहीं जी। मैं आपसे भी, सलमान आपका नाम है? नहीं, उस्मान। आप उस्मान हैं, आप भी मदद कर रहे हैं साथ में आज? हाँ, आज हमारी जो टीम है मोमिन कॉन्फ्रेंस की, वहाँ गई मुस्तफाबाद और उस एरिया में से स्टार्ट किया मदद करना। और हमारा अगला टारगेट शिव विहार और जो इलाके प्रभावित हुए हैं सब जगह जाएंगे। क्या वो हिंदू हो या मुस्लिम है, हमारे लिए सब इंसानियत का एक रिश्ता है हमारा उनसे, ब्लड। पर आप लोगों को भी इस तरह की धमकियां मिलती हैं कि जैसे हम धमकियों से नहीं डर रहे हैं, हमने एक इंसानियत का काम कर रहा है, कोई हम किसी की पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की नहीं कर रहे हैं। जो लगातार गीता भट्ट, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि अभी आपने सुना इनसे की मदद हो रही है, उसके बाद भी धमकियां मिल रही हैं। इन लोग बिना उसके अपनी जान खतरे में डाल के मदद कर रहे हैं, तो इंसानियत की कहानियां बहुत सामने आई हैं। एक बात सामने आती है कि ये माहौल तैयार हो रहा था और भड़काऊ भाषण बहुत ज्यादा दिए जा रहे थे। एक गिरफ्तारी हुई है, कांग्रेस की पार्षद हैं इशरत जहां, कि उन्होंने भड़काए हैं दंगे और वो CAA के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था उसमें बैठी थी। तो वो प्रोटेस्ट में बैठना, क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से गिरफ्तारी होनी, या वो दंगे भड़काना था वो? देखिए, विरोध तो लोकतंत्र में हर किसी नागरिक का अधिकार है। विरोध से तो किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है, अगर कोई चीज़ का, अगर किसी भी चीज़ से, चाहे वो CAA हो चाहे कोई और हो। लेकिन हाँ, अगर उसके मतलब अगर किसी बात से अगर आप सहमत नहीं हैं, तो वो असहमति, अगर आप उसमें देश विरोधी बन जाएंगे, या अगर आप उसमें देश विरोधी क्या होता है? मतलब अगर हम CAA का विरोध वहां पे कर रहे थे, मैं सिर्फ एक आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि पूरी बात कर लूं, मैं बात सबको वक्त देंगे, छोटी सवाल, छोटा बात की, क्या विरोध करना, क्या उसकी वजह से गिरफ्तारी होनी चाहिए कि विरोध में बैठी थी 50 दिनों से? देखिए आप बहुत सारे यहाँ, मैं तो पहली बात की, जिनके भी, चाहे वो किसी भी, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जिसका भी, अगर जिसके भी परिवार से किसी की मृत्यु हुई है, तो इस मतलब उनका जो दुख है वो हम सिर्फ बांट ही सकते हैं, लेकिन उनके जीवन में जो क्षति हुई है उसको कोई भर नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि जहां अभी उन्होंने भी बताया, ऐसे कई ऐसे लोग, मतलब हर समुदाय से, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, हर समुदाय से लोगों की, हर समुदाय से लोगों की क्षति हुई है। उनके वहीं पे एक दिलबाग नेगी भी हैं, विनोद कुमार हैं, जिनकी लाश को घसीट के जो है उनके गली के आगे फेंक दिया गया। बहुत सारे हैं। मैं वापस अपने सवाल पर आ रही हूं, मैं उसी पे आ रही हूं। लेकिन जब आप देखिए, एक चीज को ध्यान से सुनिए कि जो ये जैसे जो शर्जील इमाम ने जिस प्रकार का जो भाषण दिया, मैं आना चाह रही हूँ, वही इसका जड़ यही है। जो देखिए स्लीपर सेल्स हैं, ये तो स्लीपर सेल जो लोगों के सामने आ गया।
कितने ऐसे स्लीपर सेल हैं जो कि इस बात को, और इसमें कई राजनीतिक दल भी शामिल हैं। गीता भट्ट, एक बात बताइए कि शर्जील इमाम का आपने नाम लिया, मैं आपको बिल्कुल दूंगी क्योंकि समय कम होता नहीं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर विरोध करना या भड़काऊ भाषण देना, मैं भी मानती हूँ ये बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए, माहौल तैयार हुआ। कपिल मिश्रा का भाषण भी ऐसा था कि उनके खिलाफ अब तक FIR हो जानी चाहिए थी, या अब वो शांति मार्च निकालें तो वो ठीक है। जी नहीं, देखिए जिसने भी किया हो, चाहे वो कहे कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, या कोई जो है कोई भी और व्यक्ति ये बात कहे, वो जो कहे उसका, लेकिन एक बात जो मैं कहना चाह रही हूँ उसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रही हूँ कि जो यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति इस बात के लिए, हर्षमंदर साहब मैं आपसे बात चाहती हूँ, तुष्टीकरण की राजनीति पे हम बाद में आएंगे, तुष्टीकरण की राजनीति पे बाद में आएंगे। जिन लोगों ने भी, गीता भट्ट एक मिनट, हर्षमंदर आपने वो प्ली डाली है कि FIR होनी चाहिए, लेकिन FIR उन 4 लोगों के खिलाफ जो बीजेपी के नेता हैं अब तक नहीं हुई है, जबकि हमने देखा कि बेइंतहा FIR हुई है अभी दंगे के बाद। सेडिशन के केसेस में फौरन कार्रवाई हो रही है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो कहा था कि फौरन FIR करें, अब 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरा देश देख रहा है, भड़काऊ जो नफरत का जो माहौल बना वो बढ़ता गया, सबके सामने वो बढ़ता गया था। और मैं प्रशासन में रहा हूँ, अगर हम कोई भी दंगा कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं चल सकता, अगर सरकार चाहे उसको रोक सकती है। ये कुछ घंटों में बिल्कुल रुक सकता था, और उससे भी पहले ये शुरू ही ना हो। जो लोग भड़काने की बात कर रहे थे, जो नफरत की बात कर रहे थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते, बहुत क्लियर मैसेज जाता, ये नहीं होता। और जो आपने कहा जानकारी के लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इस कारण से हमने ज़रूरी समझा कि हम ये सवाल उठाएं कि आप, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि FIR ये प्रूफ ये नहीं है कि वो गिल्टी है, सिर्फ ये कहता है कि प्राइमा फेसी है। वो वीडियो तो कोई गलत नहीं है, साथ में DCP खड़े हैं, उनके सामने ये भाषण होता है। FIR दर्ज करना कानूनी रूप से बिल्कुल नेसेसरी है, उन्होंने नहीं किया। ये सवाल हमने हाई कोर्ट में उठाया, वो हम लोग सब जानते। सवाल उठाया, उसके बाद जो पहले हाई कोर्ट में जिस जज ने, जस्टिस मुरलीधर ने जो आदेश दिया था, उसके बाद क्या हुआ, मैं आपसे चाहती हूँ कि उनको ट्रांसफर कर दिया गया। मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूँ। इतनी विचित्र बात है कि ना सिर्फ वो नहीं हुआ, जो नेक्स्ट जो बेंच बैठा, कि कुछ लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया कि हर्षमंदर ने सेडिशन किया है और इनके खिलाफ सेडिशन और नफरत। और मैंने क्या सेडिशन दिया था कि मैंने कहा था कि CA के खिलाफ मैं सिविल डिसोबीडियंस में शामिल होऊंगा। तो क्या सिविल डिसोबीडियंस गलत है? और मैं ये पूछ रही हूँ कि जब FIR की मांग की जा रही है, आप तो जज रहे हैं पटना हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस हैं, आप ये बताइए कि एक सेकंड आप बिल्कुल पूछेगा गीता, बट पहले सब लोगों को मौका दे दें अपनी अपनी बात कहने की, क्योंकि तमाम सवाल इस पर उठ रहे हैं। और जुडिशरी पर मुझे पता है कि वो सफाई दी गई कि उनका ट्रांसफर तो होना ही होना था, लेकिन रातों रात 11 बजे नोटिफिकेशन ट्रांसफर का आना, जब उन्होंने बड़े सख्त सवाल पूछे थे दिल्ली पुलिस से और कहा था कि 1 दिन के अंदर में आप जवाब दीजिए, और क्या पूरा शहर जल जाएगा जब आप कार्रवाई करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर हो गया। तो जुडिशरी पे भी आंच आई थी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जुडिशरी पे आंच तो आई है। ऐसा है कि कोई भी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से डील करता है उसको ये अंदाज़ा है कि पुलिस और कोर्ट ये दोनों अगर फेल करेंगे तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो जुडिशरी है, क्योंकि जुडिशरी एक ऐसा है जो पुल अप कर सकता है गवर्नमेंट को। आपको लग रहा है कि ये 4 हफ्ते का वक्त और FIR तक नहीं, अगर हेट स्पीचेस भी हुई है तो ये एक तरह से डिले करना है मामलों को? इस केस में नहीं, कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि जुडिशरी में जो है, इवन इन द सुप्रीम कोर्ट, सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है जी, कि एक चीज का हमें जल्दी से सुन लेना है। तो ये तो हाई कोर्ट में दिखी थी सेंस ऑफ अर्जेंसी कि आप फौरन FIR करें, आप फौरन कार्रवाई करें। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, बट देयर आफ्टर द मैटर मूव टू सम अदर कोर्ट, और उन्होंने जो है 4 हफ्ते का टाइम दे दिया, 4 तारीख तक का टाइम दे दिया। तो आप इस बात से केटीएस तुलसी, ये जो उसके बाद तर्क दिया गया कि चूंकि जस्टिस मुरलीधर ने जो उनका तो ट्रांसफर होना ही होना था, लेकिन बहुत अजीब लगता है कि उन्होंने जब एक चीज कही और एक सख्त आदेश दिए, उसके बाद रातों रात उनके ट्रांसफर का नोटिफिकेशन आता है, तो फिर क्या इस पर शक होना या सवाल उठाना वाजिब नहीं है? मेरे को लगता है कि उनकी ट्रांसफ़र पहले से रेकमेंड की थी कॉलेजियम ने, तो उसको इम्प्लीमेंट जिस समय किया गया वो बहुत दुर्भाग्यशील है।
इस तरह से आमतौर पे तो चपरासी को भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, उसको भी कुछ समय दिया जाता है कि अपनी फैमिली के मैटर्स वगैरह सुलझा ले, तो उसके बाद। इसके अलावा मैं एक छोटी सी कविता बोलना चाहता हूँ जो कि अनुराधा श्रीराम ने और सुजाता ने लिखी है। ये ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों, तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों, और गूंज रही हैं कितनी चीखें, प्यार की बातें कौन सुने, टूट रहे हैं कितने सपने, इनके टुकड़े कौन चुने, दिल के दरवाज़ों पर ताले, तालों पर ये जंग है क्यों। ईश्वर अल्लाह दोनों से पूछ रहे हैं जी कि तेरे जहां में नफरत क्यों है जी, जंग है क्यों जी। मैं इस पर एक ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी विक्रम सिंह के पुलिस पर सबसे ज्यादा सवाल इस पूरी पिछले 3-4 दिनों में 3 दिन तक जो बेरोक टोक दंगे हुए जिसमें इतने सारे लोग मारे गए, सबसे ज्यादा सवाल पुलिस के ऊपर आज आई है। पुलिस की साख पर धब्बा लगा है कि पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर चाहती तो दंगे उस वक्त रुक सकते थे और इतनी जानें जो गई हैं वो बचाई जा सकती थी। क्या जानें बचाई जा सकती थी, क्या हिंसा को थामा जा सकता था। हम लोग में एक ब्रेक लेते हैं, हम लौटेंगे इस सवाल पे। हम लोग में हम चर्चा कर रहे हैं अब दिल्ली के दंगों की, जो अभी कुछ थमा तो जरूर है लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि हालात सामान्य हैं क्योंकि जख्म गहरे हैं, अविश्वास बहुत ज्यादा है। इस बीच में इंसानियत की बहुत सारी कहानियां जरूर सामने आई हैं। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अपने अपने इलाकों में लोगों को बचा रहे हैं, धार्मिक स्थानों को बचा रहे हैं, लेकिन साथ साथ नफरत जो फैली है वो भी बहुत बुरी तरह से घर कर गई है और लोगों के जहन बहुत बटे हुए हैं। और इस पूरी बातचीत में अब जब ये दंगे हो चुके हैं, जब 3 दिन तक बहुत दंगे हुए, तो पुलिस पर आप पूर्व डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पुलिस के रोल पे बहुत सवाल ये उठा कि पुलिस कहाँ थी जब दंगे हो रहे थे। फोर्सेस जो हैं वो ट्रंप की सुरक्षा में थी, पर अगर पुलिस जितनी थी, अगर ज़रूरत थी पुलिस और मंगाई जा सकती थी। दंगे तो आप लोगों ने भी और देखे होंगे, हिंदुस्तान में दंगे हुए हैं। अगर काबू करने की नीयत हो तो क्या वहां पर और फोर्स मंगाई जानी चाहिए थी और दंगों को रोकना चाहिए था? काबू करने की नियत होती तो दंगे ही न होते। पहली चीज ये गौर से सुन ले, पुलिस का काम मूक दर्शक बन के बैठना नहीं है, स्थिति का जायजा लेना और चेहरे पढ़ना। और चेहरे पढ़ने की सलाहियत जब आती है तो आदमी देख के पहचान लेता है कि अब आप क्या करने वाले हैं आगे 24 घंटे में। आप अगर आंख पे बंद कर ले, कान बंद कर ले और पीठ कर ले तो दंगा तो छोड़ दीजिए, आपसे तो उठा बैठा नहीं जा रहा है। विक्रम सिंह साहब, इसमें बार बार कहा गया कि पुलिस वाले खुद मारे गए। पुलिस, अब जब लोग जो घायल थे वो सामने आए हैं पुलिस वाले और कह रहे हैं कि जब हम वहां जा रहे थे तो हजारों 20,000 की भीड़ थी और पथराव हो रहा था। तो क्या पुलिस लाचार थी क्योंकि फोर्सेस कम थे? ऐसे में क्या एडिशनल फोर्सेस मंगाई जानी चाहिए थी? क्या सीआरपीएफ की मदद लेनी चाहिए थी? पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद ली जानी चाहिए अगर पुलिस पर्याप्त संख्या बल में नहीं थी वहां पर? नगमा जी, 20,000 की भीड़ एकदम से इकट्ठा होती है। 20,000 की भीड़ इकट्ठा होने में 24 घंटे लगते हैं। एटमॉस्फेयर बिल्डअप होता है, उस वातावरण को बिल्डअप करते हैं, फिर लोगों को आप फेक न्यूज, डी फेक न्यूज से आप बुलाते हैं। आपने तो पूरा घटनाक्रम स्क्रिप्ट, आप मूक दर्शक बने बैठे रहे कि शायद ऊपर से कोई परी आएगी वो हमारा काम कर देगी। ऊपर से कोई परी आने वाली नहीं है। आपकी जिम्मेदारी अपने आप अपने काम की है। एक्स्ट्रा फोर्स आपको जब बुलाना चाहिए तो आप मोटे काम कर लें। आपने शूट एट साइट का ऑर्डर किया 3 दिन बाद, 144 लगाया 3 दिन बाद, प्रिवेंटिव अरेस्ट आपने एक नहीं की, और आपने जो प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए था, एरिया डोमिनेशन होना चाहिए था, आपने कुछ किया नहीं। जब आपकी तैयारी नहीं थी कुछ तो इम्तिहान में तो आपको फेल होना ही। सलमान, आप वहां मौजूद थे, आप मदद कर रहे हैं अभी भी लोगों का इनके साथ मिलकर। जो बात विक्रम सिंह कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा था और पुलिस अगर मूक दर्शक थी, वहां पर खामोश खड़ी थी, पर जो ईंट पत्थर ट्रक भर भर के आए थे वो कहां से आए थे और वो वहां पे पुलिस थी जब ये सब कुछ जमा हो रहे थे? तो
देखिए मैडम, मैं तो वहाँ था नहीं, लेकिन वीडियो के माध्यम से जो है वीडियो इस तरह की है कि वहाँ पर पत्थर भी गिर रहे हैं, लोग भी इकट्ठा हैं और पुलिस भी वहाँ पर है। मैं भी उसका जिस दिन दंगे हुए उसके पहले गिरे होंगे ना पत्थर, कब आए थे? वीडियो तो मेरे दंगे वाले दिन ही आई थी। मैं चांदनी चौक में था अपनी शॉप से, जैसे मालूम पड़ा तो हम घर जल्दी आने लगे और मेरे को खजूरी और 5वें पुस्ते के बीच में मेरे को भी रोक लिया गया। ये मेरे हाथ में चोट है, मेरे ये कमर में भी है, टांगों में भी है। मेरे को भी कुछ लाठी डंडे मारे, मैं वहाँ से बच निकला। फिर मैं अपनी सिस्टर के यहाँ 3 दिन रुका। वहाँ से आने के बाद जब मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा ठीक है, मैं वहाँ पर चांदबाग में आया तो चांदबाग में भीड़ ने एक लड़के को पकड़ रखा था जो जय श्री राम के नारे लगा रहा था जोर जोर से और तरह तरह की बातें कर रहा था। जिनका नाम कोमल शर्मा है, जिनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ, आपने उनको बचाया और उस वक्त आपने उनको पुलिस को हैंड ओवर किया? जी मैडम, देखिए ये हमारी इंसानियत है, क्योंकि हम लोग जो है ना सब, हमारा पहला मजहब इस्लाम है, तो इस्लाम ये सिखाता है कि इंसानियत, और इंसानियत यही है किसी की जान ना लो। किसी को अगर चोट लगती है, आपको लगती है तो आपको भी दर्द होगा, उसको लगेगी तो उसको भी दर्द होगा। हमारे माँ बाप हैं, जैसे हमारी चिंता करते हैं ऐसी उनके माँ बाप हैं, उनकी भी चिंता करते हैं। आपने उनको पुलिस को हैंड ओवर कर दिया, आपने उनको बचाया कोमल शर्मा को, जबकि उनका वीडियो था काफी वायरल था, वो बहुत गंदी चीजें कह रहे थे। बहुत अच्छी बात की आपने कि बावजूद इसके उनको नुकसान ना पहुंचे, आपने कोशिश की। और इस तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि वो तमाम औरतें जो बैठी हैं वो फैमिलीज हैं जिनके घर जले हैं, और सिद्दीकी साहब ने अपने घर में बहुत लोगों को यहाँ पर पनाह दी है, वहां पे रह रहे हैं लोग। ये तमाम लोग हैं जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, आप लोगों के जल गए हैं इस दंगे में, और यहाँ पर आपको पनाह मिली है अभी। इन तमाम चीज़ों के लिए गीता भट्ट, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से माहौल बना, क्या हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर था क्या कि हम दिल्ली जैसे जो सबसे सुरक्षित शहर है, राजधानी है, वहां पे हम समझ नहीं पाए कि इस तरह का माहौल बन रहा और दंगे हो सकते हैं? देखिए, सुनियोजित तो था, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं बहुत सारे वीडियोस दिख रहे हैं जिसमें बड़ी तैयारी चल रही थी और ड्रोन से भी दिख रहा है, पत्थर पूरे जमा हो रखे हैं। और ताहिर हुसैन जो आप पार्टी के हैं, उनके घर में तो जिस तरह से एसिड बॉम्ब और पूरी गुलैल, कितनी तैयारी थी, ये सब दिखाई दे रहा था, ये सब दिखाई दे रहा था। और वो फरार भी हैं। और खासकर जो अंकित शर्मा का आपने नाम भी लिया, तो उनकी घर वालों का तो यही आरोप है कि लोग उठा के उनके घर के अंदर ले गए और 400 से भी ज्यादा उनके पर खंजर है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया, इसलिए ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया। अभी शायद हुए नहीं है गिरफ्तार, वो भागे हुए हैं मेरे हिसाब से, तो अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। अच्छा, पर उनके खिलाफ मामला है, उनको लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया है। मेरा सवाल यही है कि क्या बाकी लोगों के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, नेताओं के खिलाफ? और यही मैं हर्षवर्धन जी से भी कहना चाहूँ, शायद उन्होंने एक राजनीतिक दल के 3 या 4 लोगों के ऊपर अपना केस किया है। तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने, जिन लोगों ने ऑल इंडिया MIM के, आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खां, ऐसे लोगों के शायद उन्होंने वीडियो नहीं देखे, तो नहीं तो जरूर उन पे भी ये ऐसा ही केस जरूर करते। दूसरी बात, मेरी बात आप फिर आपके समय में बोल लीजिएगा ना, मुझे तो बोलने नहीं दीजिए। कहिए, आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ नहीं किया, और क्यों सिर्फ 4 बीजेपी के नेताओं के खिलाफ FIR किया है? सबके खिलाफ करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ सबके खिलाफ। आप भी ये कह रही है ना कि शर्जील अहमद या वारिस पठान के साथ साथ कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, अभय वर्मा, परवेश साहिब सिंह, इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें जिसके खिलाफ आपत्ति है, इन्होंने उनके खिलाफ किए, इन्हें बाकियों के खिलाफ इसका मतलब आपत्ति नहीं है। हर्षमंदर हो सकता है कि हर्षमंदर हो सकता है कि वो बायस्ड हो, हर्षमंदर को मैं मान लूं कि बायस्ड है। आप क्या कह रही हैं? क्या अनुराग ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या परवेश साहब सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अगर जिसने भी, अगर कपिल मिश्रा पे कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ये कोर्ट में गए हैं, न्यायालय में जाइए और न्यायालय को, आप क्या कह रही हैं गीता जी? जो भी, अगर किसी ने भी भड़काऊ भाषण दिए, किसने, नाम ले लीजिए। मैं जिसका भी आप नाम लेना चाहें, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे उन्होंने किया, आप नाम ले लीजिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जानी चाहिए। MIM का लेना चाहें, चाहे आप आपका लेना चाहें, अब आप सभी के खिलाफ। अब आपका हर्षमंदर जी, आप कह दीजिए, एक सेकंड, अब आप बोलिए। ये कई बार कहा गया है, मैं क्या कहने, मैं कोर्ट में कहा था कि FIR दर्ज हो, सिर्फ बीजेपी के लोगों के खिलाफ FIR की मांग की है। वारिस पठान के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। शर्जील के खिलाफ इनाया का मामला था, इन सब के खिलाफ था। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दोषी है, नहीं दोषी है। मैंने कहा जिनके खिलाफ नहीं हुआ है FIR, उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। जिनके खिलाफ FIR दर्ज है, मैं क्यों जाऊँ न्यायालय के पास? तो प्लीज इसको, और ये बार बार कहते हैं कि दिस इज बायस, दिस इज एब्सोल्युटली, मतलब ये गलत है। हम ये कह रहे हैं कि जो भी नफरत की बात दर्ज हो गई है उनके खिलाफ, ठीक है, जिनके खिलाफ नहीं हुई है और उन्होंने भी उतने ही भड़काऊ भाषण दिए हैं, सिर्फ ये मांगे कि उनके खिलाफ भी FIR कम से कम दर्ज हो। केटे सुलसित साहब, आप जोड़ना चाहते हैं? जी हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा कानून है कि जहाँ पे एक आदमी
कह रहा है, मंत्री है, और वो कह रहा है ताली बजा बजा के सर के ऊपर कि देश के गद्दारों को, तो बाकी लोग बोलते हैं गोली मारो, तो यही तो हुआ जी। तो इंसाइटमेंट क्या होती है जी? इनको भड़काया गया। और कैसे ये कह सकते हैं कि ये कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूं कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर कौन से कानून में लिखा है, कहाँ लिखा है ये सीआरपीसी में 154 में कि आप एफआईआर जब कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होगा तब करेंगे। एफआईआर का कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है वो ये है कि जल्दी से जल्दी एफआईआर होनी चाहिए। अगर ये जुर्म प्राइमा फेसी बनता है, गोली मारो जब नेता भाषण देते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? ये सुन के ये रो पड़ी हैं भी इस वक्त, क्योंकि इन्होंने अपना भतीजा खोया है। तो जब नेता, क्योंकि वो एक समझना जरूरी है कि जब बड़े ओहदे पे लोग होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, और जब वो नारे लगाते हैं तो उसका असर आम लोगों पर पड़ता है। और ताज्जुब है कि इसके बावजूद आज एक मेट्रो स्टेशन पे दोबारा 6 लोग उसी नारे को दोहरा रहे थे। सीआरपीएफ ने उनको गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया है। मैं आपका दुख नहीं बांट सकती इस वक्त, लेकिन अफसोस की बात है कि इस हालत में हमारी दिल्ली जो देश की राजधानी और सबसे महफूज, सबसे सुरक्षित शहर होना चाहिए, वहां पे ये हालत है कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। और अभी भी चर्चा इस बारे में हो रही है कि किसकी वजह से। हमारा कहना सिर्फ ये है कि जिन्होंने भी माहौल खराब किया है, चाहे वो जिस पार्टी के हो, उनके खिलाफ कम से कम कार्रवाई होती दिखे और हम उनको बचाते हुए नजर ना आए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग में और उसके बाद लौटेंगे। चर्चा हम लोग इस बात पर कर रहे हैं कि अब जो दंगे हुए हैं उसकी जिम्मेदारी किस पर होनी चाहिए और क्या होना चाहिए आगे, और हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आगे ना हो, क्योंकि दंगे अभी हुए हैं 3 दिन तक और उसके बाद चौथे 5वें दिन कुछ कम हुआ, लेकिन अभी भी ये माहौल ऐसा नहीं है। ये तमाम लोग उन इलाकों में रहते हैं, वो वहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं जो अपने अपने घरों में डर के रह रहे हैं। जाहिर है कि डर का माहौल पूरे हिंदुस्तान में इस बात की खबर है। आपको क्या लगता है विक्रम सिंह साहब, क्योंकि जब उस दौरान पुलिस कमिश्नर सड़कों पर नजर नहीं आए, एनएसए सड़कों पर निकल कर आए 2-3 दिनों के बाद में ये बताने के लिए कि हम अब आपके साथ हैं, तो ये क्या मैसेज गया पुलिस के खिलाफ? बहुत गलत मैसेज गया नगमा जी। इसमें पुलिस के काम में माफी का खाना नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, हर पुलिस अफसर अगर वाकई उसने कसम उठाई है संविधान की तो ये कहेगा अगर आपके ऊपर एक भी चोट लगेगी तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरेगी, ऐसे आसानी से किसी के ऊपर चोट नहीं लगेगी। ये बात जो है जी, ये बात जो है वो पुलिस को कहनी चाहिए थी। जस्टिस अहमद अंसारी, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप जब एनएसए को सड़कों पर देखे, और हम बाद में देखते हैं पुलिस को, लेकिन पुलिस कमिश्नर जो अब रिटायर हो गए पर पुलिस कमिश्नर थे, पुलिस का मुखिया वहां नजर नहीं आया, तो कैसे लोगों को पुलिस पर भरोसा रहे, अविश्वास रहे? वो विश्वास बहुत टूटा है। पुलिस कमिश्नर भी नहीं तो कम से कम कोई सीनियर ऑफिसर तो इन एरियाज में नज़र आना चाहिए था, 1 नंबर। 2-3 चीज़ें जो मैं बोलना चाहता हूँ। हालांकि ये राइट तो है, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम राइट बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इंजीनियर्ड राइट लगता है जी। और इसी की यही वजह है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया और हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, अदरवाइज नहीं होता है। जब आप कहते हैं कि इंजीनियर्ड राइट लगता है, तो तमाम दंगे इंजीनियर्ड होते हैं, नेताओं की मर्जी से ही होते हैं, आम लोग एक दूसरे को मारने को तैयार होते नहीं। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है और शायद हमें समझ लेना चाहिए बहुत अच्छी तरह कि कानून एक बनता है, उस कानून के अगर आप एग्री नहीं करते हैं, आप उसके एगेंस्ट में हैं, तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज करते हैं जी। लेकिन कोर्ट में चैलेंज करने से हमारा राइट जो है उसको बोलना कि ये कानून गलत है, ये राइट चला नहीं जाता है, ये राइट मेरा रहता है। तो जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन करेगा या प्रोटेस्ट करेगा वो एंटी नेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार और नेशन में फ़र्क है। सरकारें बदलती रहेंगी जी, राष्ट्र नहीं बदलते हैं जी। अदरवाइज अगर सरकारी नेशन हो जाएगा तो जो है क्या नाम उसका, आज एक नेशन रहेगा बीजेपी वाला और दूसरे दिन कांग्रेस वाला नेशन हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, बिल्कुल नहीं होता। बहुत अहम बात है कि सरकारें जो राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र सरकारें आती जाती रहती हैं। केटीएस तुलसी साहब ने जो बात कही, मैं खुद भी ताज्जुब में हूँ कि सॉलिसिटर जनरल ने जो बात बोली वहाँ पे कि अभी सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं है एफआईआर के लिए। एफआईआर के लिए कंड्यूसिव सिचुएशन होना ये पहली बार सुन रहे हैं। लॉ में तो हम लोगों ने कभी नहीं सुना, इन्होंने भी कभी नहीं सुना आज तक कि मौसम की जानकारी मौसम विभाग वाले दें। पुलिस वाले कब से मौसम की जानकारी के हवाले पर
FIR करते हैं। जो प्रोटेस्ट करने का राइट है वो लोगों का बना रहता है। कीटे तुलसी साहब, कोई अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो राष्ट्र विरोधी नहीं होता, और जब प्रोटेस्ट चल रहे थे तो प्रोटेस्ट तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे। वो अलग बात है कि लोगों को इससे मुश्किल हो रही थी तो कोर्ट को, सरकारों को इसको हटाना चाहिए था। क्या नेताओं को भाषण देना चाहिए था कि अगर आप खाली नहीं करते सड़क तो हम सड़क खाली करवा देंगे 3 दिनों में, और हिंसा के लिए हम उकसा रहे हैं उसमें? नेताओं का कोई ये काम नहीं है, ये काम है कानून का। कानून, और मैं ये पूछना चाहता हूं, शाहीन बाग के बाद अगर जाफराबाद में भी ब्लॉकेड हो रहा था तो क्या वहां पर पुलिस को या गवर्नमेंट को ऑर्डर थे कि खाली नहीं कराना चाहिए था? 70 दिन तक ये एजिटेशन चला, एक भी पत्थर नहीं मारा गया किसी को, पूरा शांति से हुआ। अब कैसे वायलेंस भड़की? ये लोग तो नहीं भड़का रहे, क्योंकि ये तो बाहर सर्दी में जब बिल्कुल 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर छोटे बच्चों को लेके वो वहां बैठे रहे। एक बच्चे की मौत भी हुई, मगर कोई हिंसा की बात नहीं हुई। ये हिंसा, और जैसे दंगे हुए हैं, ये साफ है कि बहुत प्लानिंग के साथ सब कुछ हुआ, ये सडन नहीं है। जी गीता जी, दंगे ऐसे हो नहीं जाते, दंगे कराए जाते हैं। देखिए नगमा जी, जैसे जब अभी जो तुलसी जी ने भी बात कही, जब शाहीन बाग में जैसे ही उन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, अगर ध्यान में आए, और जब अभी NTCA के एक तरह से जो विरोध में लोग आने लगे थे, उस समय भी उत्तर पूर्वी दिल्ली में, शायद भूल रहे हैं, सीमापुरी वगैरह में स्कूल की बसें रोक दी गई थी। एक आदमी हाथ में बॉम्ब लिए हुए था, और बॉम्ब उसके हाथ में फट गया था, और वहाँ जो तनावजनक स्थिति है वो उस समय से है। वहां पे ऐसा नहीं है कि वहां उस समय भी इस तरह के शुरू हो गए थे, लेकिन उस समय काबू पा लिया गया था। वो शायद इस समय नहीं हो सका, उस समय भी ये शुरू हो गया था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था। लेकिन तो बात ये है कि इसके मूल में, सर मैं बोल लूं, मूल में जो विषय जिसमें जाने की आवश्यकता है कि ऐसा क्या है। क्योंकि देखिए, देश का जो हमारा, जैसे सर ने, अंसारी सर ने बहुत बढ़िया एक बात बोली कि राष्ट्र और स्टेट वो एक नहीं होते, अलग अलग हैं, और जो भारत की राष्ट्र की अवधारणा है वो विविधता की है। लेकिन ये जो विविधता है, ये हर समुदाय को समझनी पड़ेगी, बिल्कुल सबको समझने की। मैं यही सवाल पे लौटूंगी, इसके बाद हर्षमंदर साहब आपसे चाहूंगी इसका जवाब कि ऐसा क्या है इस समाज में, ऐसा क्या हो गया है कि इस विरोध प्रदर्शन हो, कानून के ऊपर हो, कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं? क्या लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, या ये सब कुछ कराया जा रहा है, या नेता इसकी जमीन तैयार कर रहे हैं इस नफरत की? एक ब्रेक के बाद तो हम लगातार उन तमाम लोगों से बात भी कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दंगे के लिए ज़मीन कैसे तैयार हुई। हर्षमंदर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ये चल रहा था, गीता भट्ट कुछ देर पहले कह रही थी कि ये तो चल रहा था, और नफरत लोगों में है, CA के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इस वजह से भी लोगों में वो बहुत बढ़ा है कि क्यों ये लोग सड़कों पर बैठे हुए। आपको लगता है ये वजह है? देखिए, मैं पिछले 60-70 दिनों से लगातार देश के हर कोने में ये CA प्रोटेस्ट में शामिल हुआ हूँ। ये सिर्फ एक कानून के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, ये लोग सड़कों पे पहली बार निकले हैं ये कहने के लिए सरकार से कि हमें बांटिए नहीं, नफरत नहीं फैलाइए, धर्म के आधार पे हमें बांटिए नहीं, हम सब इकट्ठा हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जो मोहब्बत की बात मैं सुनता हूँ, जो संविधान की बात हम करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे मलेरकोटला में था पिछले संडे, इससे पहले, और वहाँ सिख ज़्यादा थे, किसान हज़ारों की संख्या में सिख थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, और वो उनका नारा भी यही था कि भाई भाई को लड़ने ना देंगे, 1947 को दोबारा होने ना देंगे। यही है, ये लड़ाई मोहब्बत की लड़ाई है। और इसलिए, और अभी भी मैं जब इन इलाकों में जाता हूँ, लोग बताते हैं, ज़्यादा कहानियाँ बताते हैं, इस हिंदू भाई ने हमें बचाया, इस मुस्लिम लोगों ने हमारा बचाया, ये मंदिर देखिए, हम पूरी मुस्लिम इलाका है, हम लोगों ने बचाया। देश में मोहब्बत आज भी कायम है, हम इससे पार होंगे। हमारे राजनेता हमें नफरत के आधार पे ना बांटे। ये जो पूरी लड़ाई है वो इसलिए कि हमें धर्म के आधार पे बांटे नहीं, सिर्फ एक कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें धर्म एक आधार बनता है, इसलिए ये लड़ाई है। शबाना यहाँ मेरे साथ हैं, शहाना का भी घर जला है आपका। और जब हम ये इस कानून में ये बात करते हैं ना कि कागज आप क्यों नहीं दिखाएंगे, तो दंगे भी एक वजह है। इनके तमाम 10 लाख रुपए घर में जले क्योंकि बहनों की शादी थी और कागज थे,
वो तमाम जले, तो अब ना कोई कागज है ना कोई पैसा है, और जो किसी का सब कुछ राख हो गया। हम छत पे से अपनी दूसरी छतों पे बराबर में घर थे, उनसे भाग भाग के आए अपनी जान बचा के, और वहाँ तो कुछ नहीं रहा। अब हमें सरकार से क्या मिलेगा? अगर सरकार 2 लाख या 5 लाख दे भी देगी, उससे क्या हो जाएगा? आपकी शादी होनी थी, हाँ, हमारी शादी होनी थी, हमारी बहन की शादी होनी थी। तो सिद्दीकी से आपके घर में आप लोग भी रह रहे हैं, कपड़े जो हैं वो भी मांगे हुए हैं, हमारा सब जला दिया, तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा ही नहीं। वहाँ गए ही नहीं हम लोग अभी तक, 5 दिन हो गए शिवविहार से भागे हुए। सरकार अब तक क्या सो रही है? अभी तक शिवविहार में किसी भी चीज को भेजा क्यों नहीं गया? लोगों के घर में दिखाए जाएंगे लोगों को कि देखो तुम्हारे घर में कुछ रह गया तो ले जाओ, डॉक्यूमेंट्स कुछ मिल ही जाए, क्या पता है। बिल्कुल। और ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक अपने लोगों के अस्पताल जब जा रहे हैं लाशों को ढूंढने के लिए, तो वहां से भी मुझे ताज्जुब है कि डंडे मार के भगाया जा रहा है लोगों को, लाशों को ढूंढने तक का मौका नहीं मिल रहा। बस बहुत छोटा सा, चूंकि मेरे पास इस शो में इतना ही वक्त है, आप संदेश देना चाहते हैं क्योंकि आप लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान से किसी को निकालना है तो दहशतगर्द को निकालो। मुस्लिम दहशतगर्द नहीं है, हिंदू दहशतगर्द नहीं है, सरदार दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्द है जिनका कोई मजहब कोई दीन नहीं होता। और जहाँ तक रही सिखों की, हम एक बात आपके चैनल, क्योंकि आपका चैनल सब देखते हैं, एक बात है, हमारा डीएनए सेवा करने के लिए, हमारे लिए कोई मुस्लिम नहीं कोई हिंदू नहीं, हमारे लिए इंसान पहले है जी। हमारे गुरुद्वारे सारे खुले हैं, जिसको जो मदद चाहिए हम देंगे, जैसी मर्जी उसको जरूरत हो हम उसको पूरा करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आप तमाम मुश्किलों के बावजूद लोगों की मदद कर रहे हैं। और एक और अपील करना चाहेंगे शो खत्म करने के पहले, ये कहा भी गया है कि साइबर क्राइम के लिए एक नंबर दिया गया है, और ये कि वीडियोस जो हैं, भड़काने वाले वीडियोस हैं जिसमें हिंसा दिखती है, उसको आप मेहरबानी करके एक दूसरे को फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि ये आप सेवा नहीं कर रहे जनता की, किसी को भेजना जो है वो जुर्म है, तो उस पर आप तमाम लोग संयम बरतें। आज इस शो में, अभी इस चर्चा में, यहीं पर मैं चर्चा को रोकती हूँ। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इसमें शामिल होने के लिए।